नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस में ये लास्ट टॉपिक है और पूरे चैप्टर का निचोड़ भी है। वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग टूल्स पढ़ चुके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं और प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे बायो रिएक्टर्स क्या हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में तीन चीजें होती हैं, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और बायो रिएक्टर्स। अप स्ट्रीम में क्या होता है, लेबोरेटरी लेवल पे चेंजेज होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेबोरेटरी लेवल, हायर लेवल पे। अप स्ट्रीम का काम लैब में होता है। बायो रिएक्टर्स या बायो रिएक्टर्स और डाउन स्ट्रीम, ये दोनों कॉमर्शलाइजेशन होते हैं। जो एक लेबोरेटरी में काम होता है, प्रिंसिपल और वर्क स्टेप पे जो काम होते हैं, जो एक शेल में होता है, एक टेस्ट ट्यूब में होता है, एक लैब में होता है, उसको हम लोग लार्ज स्केल पर करते हैं, जिससे ह्यूमन को, सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिले। जो मेरा उद्देश्य था, जो इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है कि कुछ नई चीजें प्रोडक्ट हो, कुछ समस्याएं समाज की, शरीर की दूर हो, उसी के लिए रिसर्च किया गया लैब में। अब उसको हम लोग बाहर करेंगे जिससे सोसाइटी का उसका उपयोग हो। तो जो हायर लेवल पे होता है, जो लेबोरेटरी लेवल पे होता है, जो टेस्ट ट्यूब में होता है काम, उसको हम अप स्ट्रीम करते हैं। अप स्ट्रीम वर्क हम लोगों का हो गया। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो अप स्ट्रीम वर्क था, यानी रिकॉम्बिनेंट सेल तक जो होना था वो हो गया। सेल हमारी ग्रो हो गई, बन गई है। और जब सेल बन गई, हमने डीएनए को ट्रांसप्लांट कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया और हमने सेल में उसको इंसर्ट कर दिया। हमारा लैब का काम अब खत्म हो गया। अब जो प्रोडक्ट होगा, जो एंजाइम, जो एंटीबॉडी है, जो प्रोटीन्स बनाने के उद्देश्य से हमने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, काम किया था, अब वो लैब सक्सेस हो गया। अब इसको हमें कमर्शलाइजेशन लाना है, लार्ज स्केल में पैदा करना है, इसको उपयोग करना है। तो लार्ज स्केल में जब हम काम करेंगे तो इसको बायो रिएक्टर से शुरू होगा, देन डाउन स्ट्रीम होगा। दो चीजें होती हैं, बायो रिएक्टर्स एंड डाउन स्ट्रीम। बायो रिएक्टर्स में काम कैसे होता है, उसी की चर्चा यहां पे हो रही है। बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं? बायो रिएक्टर्स ये लार्ज वेसिकल्स होते हैं। एक समझिए स्पाट होता है, एक बर्तन होते हैं, समझिए बड़े बड़े ड्रम होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एक इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट बनाया जाता है, जिससे वो सेल जो हमारी टेस्ट ट्यूब में या लैब में बनी है, उसको हम ग्रो करेंगे बाहर, लार्ज स्केल में, ह्यूज अमाउंट में ग्रो करेंगे उसको। तो इसके लिए बायो रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी में आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो बायो रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं, वो दो तरह से होते हैं। पहले को हम कहते हैं स्टीयर टाइप बायो रिएक्टर्स और दूसरे को कहते हैं स्पार्ज टाइप बायो रिएक्टर्स। दो तरह के होते हैं। एक एक को देखेंगे क्या इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखो, ये जो हमारा स्टीयर टाइप का बायो रिएक्टर्स होता है, इसको हम देखेंगे, आपके बुक्स में बहुत अच्छा इसका फिगर बना है। सिंपली जब देखेंगे कि ये 100 से लेकर के 1000 लीटर तक इसकी जो है क्षमता होती है, जो इसकी क्वांटिटी होती है, वो 100 लीटर से शुरू होकर के 1000 लीटर तक होती है। जैसे कमर्शलाइजेशन की जरूरत होती है, देखेंगे 100 से लेकर के, ये 100 है, 100 से लेकर के 1000 लीटर तक इसमें कल्चर किए जा सकते हैं। जो हमारी शेल है, शेल का हम पहले इसमें कल्चर करेंगे। जो हमने अभी एक शेल टेस्ट ट्यूब में कल्चर किया था, अब इसको इस वेसिकल्स में, लार्ज वेसिकल्स में करेंगे, लार्ज अमाउंट में करेंगे इसका कल्चर सेल का। कौन सा सेल? ट्रांसफॉर्मेंट सेल। जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो हमने शेल में इंसर्ट कर दिया। प्रोसेस में हमने पढ़ा ना, सेल में इंसर्ट हो गया, अब हमारी शेल में चला गया प्लाज्मिड के साथ,
चला गया सेल में, इकोलाई की सेल में। अब सक्सेस होगा, हमने उसका मार्कर के आधार पर, जो सिलेक्टेड मार्कर थे उस आधार पर हमने ट्रायल कर लिया, और ऐसे सेल को हमने इकट्ठा करके अब हमें ग्रो कराना है। इस सेल को, जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, उसको हमें अब बायोरिएक्टर्स में ग्रो कराना है लार्ज अमाउंट में। वो हमारा पहला है स्टीयर टाइप का, जिसमें आप देखेंगे एक बर्तन है चारों तरफ से बना हुआ स्टील का, और सबसे ऊपर इसमें देखेंगे मोटर लगा है, मोटर। और इसके बाद देखेंगे एक रॉड लगी है जिसमें आपके ब्लेड लगे हुए हैं। इसको क्या कहेंगे हम? फ्लैट ब्लेड। देख रहे हैं अब ये ब्लेड है, इसको फ्लैट ब्लेड कहते हैं। कई ब्लेड लगे हुए हैं इसमें, इस रॉड में। और ऊपर हम देखेंगे कि पीएच कंट्रोल है इसका, इस वेसिकल्स का, इस बायोरिएक्टर्स का हमें पीएच जो है बिल्कुल कंट्रोल करना है, वही पीएच रखना है जिसमें वो सेल, हमारी ट्रांसफॉर्मेंट सेल जिस पीएच में ग्रो करती है। सारे के सारे इन्वायरमेंट यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट देने हैं, क्योंकि हमें उस ट्रांसफॉर्मेंट सेल को इसमें ग्रो कराना है। तो जितना नॉर्मल उसका होता है ग्रो करने का टेम्परेचर, पीएच, सब कुछ हम इसमें मेंटेन रखेंगे। तो इसीलिए देखिए इसमें पीएच कंट्रोलर है, जो इस वेसिकल्स के अंदर जो एनवायरनमेंट है इसके पीएच को कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा आप देखेंगे एसिड बेस बैलेंस के लिए भी एक मैकेनिक लगी हुई है, ऊपर एक मोटर लगा है, और ऊपर जो है फॉर्म ब्रेकर है। नीचे देखेंगे स्टेराइल एयर है, नीचे स्टेराइल एयर निकलने की जगह है। तो मोटर जब घूमता है, मोटर से घुमाते हैं, तो ये जो ब्लेड लगी है, फ्लैट लाइक ब्लेड है ना, ये घूमती है, ये जो है मिक्सिंग करती है। जितनी एयर चीजें हैं इनके अंदर की सारी चीजों को मिक्स करके यूनिफॉर्मिटी लाती है, यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट रहता है। पीएच कंट्रोल रहेगा, एसिड बेस कंट्रोल रहेगा, सारे विटामिन और केमिकल्स इसमें डाली जाएंगे, वो चीजें जो सेल ग्रो के लिए जरूरत होती है। यानी सेल के ग्रो के लिए जितने फेवरेबल एनवायरनमेंट होते हैं सब के सब इसमें क्रिएट किए जाएंगे, जिससे वो हमारी ट्रांसफॉर्मेंट सेल है वो ग्रो करे। ये इस तरह से एक जो एयर है इसमें से पोल्यूटेड एयर है वो नीचे से हम निकाल देते हैं, ये फैन से घूमता है। ये सिंपल सा हमारा एक स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर है। उसी तरह से एक दूसरा है, उसको इस फार्ज स्टीयर बायोरिएक्टर कहते हैं। इसमें अंतर केवल यही है कि इसमें जो घूमने का फैन लगा है, इसमें फैन लगा के नीचे इसमें एक ट्यूब लगी होती है, इसमें एयर डाली जाती है, एयर के बबूल डाले जाते हैं। ये एयर के बबूल जब घूमते हैं तो इस वेसिकल्स के या बायोरिएक्टर्स के इंटरनल एनवायरनमेंट को मिक्स करते हैं, वहां की एयर को, सारी चीजों को मिक्स करते हैं, जिससे मिक्सिंग होती रहे बबूल के माध्यम से, एयर बबूल के माध्यम से। इसमें देखेंगे गैस कंटेनमेंट है, और इसमें है इंक्रीज सरफेस है, उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसफर है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करेंगे और ये बबूल बनेगा। बबूल सिस्टमेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, ये करेगा। ये इस टाइप का इसमें बने हुआ है, इस टाइप। बस उसका पर्पज एक ही है, वो बबूल जब जाएंगे तो घूमेंगे, उसके अंदर के जो गैसेज हैं, जो केमिकल्स हैं, उसको वो मिक्स करेगा। अदरवाइज एक जगह कोई गैस पड़ी रहेगी तो हो सकता है कि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो डिसबैलेंस हो जाए, इसलिए वो बबूल घूमेगी, एयर की बबूल। और इसमें उसकी जगह फ्लैट लाइक ब्लेड लगे होते हैं, मोटर लगे होते हैं। ये मोटर पंखे घूमते हैं, पंखुड़ियां इसमें जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे घूमेगी, तो वहां की वेसिकल्स के जो इन्वायरमेंट है वो यूनिवैलेंट रहेगा, और एसिड बेस बैलेंट रहेगा, पीएच सब इक्विवेलेंट रखेंगे दोनों का, जिसके नाते ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल इसमें से ठीक से ग्रो कर सके। जब ग्रो करेगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, और जो हमने डिजायर्ड जीन्स डाला है, फिर उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट जो हमने डिजायर्ड हमारा था, जो डिजायर्ड जीन को हमने सेल के अंदर डाला है, वो उसका रिप्लिकेशन होगा और ट्रांसलेशन होगा।
तो हर सेल में वो चीज, वो प्रोडक्ट बनेगा। अभी तक तो हमने एक सेल में बनाया था, ट्रांसफॉर्मेट किया, एक सेल में जीन्स को लिया, ट्रांसफॉर्मेट किया, एक सेल में बना। अब इसको लार्ज अमाउंट में बनाएंगे तो बहुत सारी सेलें इसमें ग्रो करेंगी। जब वो करेंगी तो हर सेल में वो प्रोडक्ट बनेगा ट्रांसलेशन के माध्यम से, और सेल रिप्लिकेट भी करेगी, सेल का डिवीजन भी होगा। उसके अंदर जो हमारा प्लास्मिड्स है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो भी रिप्लिकेट करेगा और ट्रांसलेशन भी होगा, उसमें प्रोटीन भी बनेगी। बहुत सारी सेल के अंदर ये प्रोडक्ट्स हमारा बनना शुरू हो गया। अब तक एक में था, अब इस वेसिकल्स में, बायोरिएक्टर्स में वो ग्रो करके वो प्रोडक्ट, वो प्रोटीन, वो एंजाइम्स, वो एंटीजेंस, एंटीबॉडी जो हम चाह रहे थे वो बनना शुरू हो गया। दिस इज द बायो रिएक्टर्स। दो तरह के यूज किए जाते हैं। ये हो गया हमारे बायो रिएक्टर्स के बारे में जो आपके सिलेबस में है चैप्टर में। सिंपली सा है, दीज आर vesicles in which raw material are biologically covered, converted, especially products, enzymes, etc. using microbes, plant, animal or human cells, जो भी रहेगा, bioreactors are used produce large quantity of products. They can process, ये 100 से 1000 लीटर तक ये होते हैं। एवोरिएक्टर्स प्रोवाइड द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जो हमारा पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सारी सारी डिजायर्ड जितनी प्रोडक्ट होती है उस सेल के ग्रो करने के लिए, सब के सब फेवरेबल स्थिति में इस कंटेनर में, इस वेसिकल में रखे जाते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टीयरिंग टाइप का और स्पार्ज टाइप का, दो तरह के होते हैं। ये स्टीयरिंग वाला मोस्टली यूज किया जाता है। इस दोनों के अंतर है, इस दोनों में अंतर क्या है ये हमने अंतर बता दिया आपको। तो इसमें जो है अल्टरनेटिवली एयर कैन बबुल्ड थ्रू दी रिएक्टर्स, इसमें जो है वो मिक्सिंग होती है एयर बबुल के माध्यम से, और इसमें होती है फ्लैट ब्लेड के माध्यम से। यही एक अंतर है। तो दिस इज द बायोरिएक्टर्स व्हिच आर टू टाइप्स, स्पार्ज एंड स्टीयर टाइप्स। इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके अंदर क्या क्या चीजें रखी गई हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, मेनली पर्पज यही है उस सेल को, जो ट्रांसफॉर्मेट सेल है जो हमने एक टेस्ट ट्यूब में लैब में बनाया था, वो हमको यहाँ लार्ज अमाउंट में ग्रो करना है। और ग्रो कराने के लिए हमको उस सेल की जो एनवायरनमेंट होती है, जो साल्ट, विटामिन, पीएच, इन उसमें जितने केमिकल्स, विटामिन उसको आवश्यकता होगी, सब फेवरेबल कंडीशन में इसमें हम रखेंगे उस सेल के लिए, और फिर इसी में ग्रो करेगी, और ग्रो करके उसमें प्रोसेसिंग होगी, फिर वो प्रोडक्ट बनेगा जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने ये सारी प्रोसेसिंग की थी। दिस इज द बायो रिएक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, डाउन स्ट्रीम। हमने बताया था अप स्ट्रीम का काम हमने हो कर दिया, अब हम लोग डाउन स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में दो चीजें हैं, बायो रिएक्टर्स एंड डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में देखिए, प्रोसेस सच एज separation and purification of products after the biosynthetic stage. Product is formulated with the suitable processes. Such formulation undergoes through chemical trials and strict quality control. अब हमने उस बायोरिएक्टर्स के अंदर, उस वेसिकल्स के अंदर, उस बहुत बड़े ड्रम समझिए, सीधा साधा मोटा सा समझिए, बहुत बड़ा ड्रम है, उसके अंदर हमने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेट सेल को ग्रो कर दिया, जिसके अंदर हमारी वो सेल है और वो प्रोडक्ट सेल के अंदर बना हुआ है ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के माध्यम से। अब हमको उस सेल को, उस बायोरिएक्टर से सेल से सारी की सारी को निकाल करके अब उसको एक्सट्रैक्ट बनाना है। उसका एक फॉर्मेट साइज में समझिए, इस तरह के अब हम समझें, आप एक फ्लैप चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए हमारा अप स्ट्रीम नंबर 1, जिसका हम लोग पढ़ चुके, फर्मेंटेशन यानी बायोरिएक्टर्स एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आज हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग अप स्ट्रीम हम पढ़ चुके। अप स्ट्रीम में क्या क्या होता है जरा याद कीजिए, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। ये जो फ्लो चार्ट बना है, ये पूरे बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा सारांश है, कंक्लूजन है। 3 में अप स्ट्रीम,
डाउन स्ट्रीम एंड बायोरिएक्टर्स। अप स्ट्रीम में हमने क्या पढ़ा था? डीएनए पहले आइसोलेट हुआ सेल के अंदर से, उसके बाद क्या हुआ, इसमें से जीन आइसोलेट किया गया, देन जीन और वेक्टर्स को एक साथ किया गया, उसके बाद इसको क्या बोल दिए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट में डाला, इंसर्ट किया। ये सब प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कैसे इंसर्ट किया जाता है। जब इंसर्ट किए तो दो तरह की सेल हुई, एक में तो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया और दूसरा ऐसा जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको हमने सेल के अंदर इंसर्ट किया। कुछ सेल तो ऐसे होगी इसके अंदर इंसर्ट हो गया, कुछ के अंदर नहीं हुआ। जो नहीं हुआ वो किनारे हो गया। हमने इसको सिलेक्टेड मार्कर के आधार पे, जो मार्कर थे उस आधार पे हमने इसको टेस्ट कर लिया, ट्रायल कर लिया, चाहे बीटा ग्लाइकोडिजेज या सिलेक्टिव मार्कर्स के आधार पर जिसमें टेट्रासार्किन एम्पिसिलिन थी, उस आधार पर हमने ट्रायल जब कर लिया, उसको टेस्ट हो गया उसका, तो दो तरह की हो गई, एक ट्रांसफॉर्मेंट होगा, दूसरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट सेल से हमें जरूरत है ये जिसमें आरडीएनए ट्रांसफर हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस सेल में चला गया, अब उसको हमने उठाया, आगे भेजा, उसमें ये जीन हुआ इसमें, अब इसमें जीन चला गया। अब ये जीन जब चला गया तो एक्सप्रेस होगा उस होस्ट के सेल में। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया तो जीन आ गया, जब जीन हो गया तो जीन का एक्सप्रेशन होगा ना, जीन अपनी एक्टिविटी करेगी, रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, सेल बनेगी। अब जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। अब इस एक्सप्रेशन में प्रोटीन बन रही है लैब में, लेकिन ये काम कहां हो रहा है? लैब में हो रहा है, शॉर्ट अमाउंट में हो रहा है, प्रोटीन इन लैब मेक। अब इसको हम क्या करेंगे, अब तो हमारा लैब में बन गया, अब इसको हम लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे। लार्ज क्वांटिटी बनाने के लिए कल्चर करेंगे, कल्चर ट्रांसफॉर्मेंट सेल इन लार्ज वेसिकल कॉल्ड बायोरिएक्टर्स। अब यहां बायोरिएक्टर्स का काम आ गया। इसके पहले हमारा अप स्ट्रीम था जो लैब में काम हो रहा था, यानी अप स्ट्रीम जो है लैब में काम हुआ, यहां तक आ गया, ट्रायल हो गया, फ्यू क्वांटिटी में बन गया। अब फ्यू क्वांटिटी में जब बन गया तो अब इस सेल को हमें कल्चर करना है, कल्चर ट्रांसफॉर्मेट सेल इन लार्ज वेसिकल बायोरिएक्टर्स। ये अप स्ट्रीम का चार्ट हो गया। उसके बाद हम आएंगे डाउन स्ट्रीम में, फर्मेंटेशन एंड बायोरिएक्टर्स बारे में हम लोग पढ़ लिए, बता दिए। बायोरिएक्टर्स में क्या हुआ, एक लार्ज वेसिकल है 100 to 1000 लीटर्स का, इसमें स्टीयर टाइप का लगा हुआ है, रोटेटिंग ब्लेड। काम क्या है इसका, यूनिफॉर्मिंग मिक्सिंग। दूसरा है स्पार्जर टाइप का, इसमें एयर स्पार्ज फ्रॉम बॉटल सेल, ये दोनों है, ये स्टीयर टाइप का, स्पार्जर टाइप का। स्टीयर टाइप में ये ब्लेड लगे हुए, रोटेटिंग ब्लेड लगे हुए हैं। रोटेटिंग ब्लेड वो क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिंग मिक्सिंग कर रहे हैं। और स्पार्ज टाइप में क्या कर रहे हैं, एयर का जो है, एयर स्पार्ज फ्रॉम बॉटम सेल। ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों के, फर्मेंटेशन एंड बायोरिएक्टर्स। देन डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, अब बायोरिएक्टर्स में सारी सेल ग्रो हो गई। अब क्या करना है, प्रोडक्ट आइसोलेटेड। अब उस सेल से, उस बायोरिएक्टर से सेल को, उसमें से प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, उस प्रोडक्ट को निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। जो बायोरिएक्टर्स में सेल ग्रो हो गई है, जिसके अंदर हमारे प्रोटीन्स बनी हुई है, जिस प्रोटीन की हमें जरूरत थी वो बनी हुई, अब उसको प्रोटीन को हम उस सेल से अलग करेंगे। इसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं या आइसोलेशन कहते हैं। प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम बायोरिएक्टर्स, पहला स्टेप। दूसरा, जब वो प्रोडक्ट अलग हो गया तो उसको प्योरीफाई करेंगे। बहुत सारे उसमें कुछ पोल्यूटेड चीजें हैं, उस प्रोडक्ट के साथ कुछ अन्य चीजें हैं, उसको हम प्योरीफाइड करेंगे। प्योरीफाइड के बाद हमारा प्रोडक्ट आ गया, प्योरीफाइड हो गया, फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग करके सर्टिफिकेशन लेंगे। टेस्ट जब हो गया, सर्टिफिकेट मिल गई, देन इसकी पैकेजिंग होगी। अब पैकेजिंग होने के बाद फिर इसका कॉमर्शलाइजेशन होगा, यानी तब मार्केट में आएगी। बायोटेक्नोलॉजी
का मूल उद्देश्य क्या था कि कमर्शलाइजेशन हो, हम लोगों को वो चीज मिले। जैसे कोविड था, कोविड-19 में वैक्सीन जब बनी तो पहले अप स्ट्रीम वर्क हुआ, लैब में काम हुआ। जब अप स्ट्रीम काम लैब में पूरी काम हो गया तो फिर उसको कमर्शलाइजेशन हुआ, फिर वो पैकिंग टेस्टिंग हुई, पहले प्योरिफिकेशन हुआ, टेस्टिंग हुई, सर्टिफिकेशन हुआ, फिर पैकेजिंग हुई, फिर पैक होकर के वो वैक्सीन आकर के हम लोगों को लगी थी। इसके ऊपर कितने प्रोसेस हुए थे। हम लोगों को तो वैक्सीन मिल गई, लगा दिया गया, लेकिन उसके पहले कितने प्रोसेस थे। अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग हुई थी, देन बायोरिएक्टर्स में 2 तरह से हुए थे, जिसमें उस सेल को ग्रो कराया गया था, जो प्रोडक्ट हम लोग चाह रहे थे। देन उस डाउन स्ट्रीम से तो डाउन स्ट्रीम से, ये डाउन स्ट्रीम है, अब ये डाउन स्ट्रीम से प्रोडक्ट हम आइसोलेट किए, उसके बाद प्योरीफाई किए, उसके बाद इसकी टेस्टिंग हो गई, फिर पैकेजिंग हो गई, फिर कमर्शलाइजेशन हुआ। ये हमारे बायोरिएक्टर्स और डाउन स्ट्रीम के पूरे चार्ट थे। और पूरा का पूरा ये समझिए आपका बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर, अप स्ट्रीम, बायोरिएक्टर्स, डाउन स्ट्रीम, फिर जाकर के पैकेजिंग टेस्टिंग हो गई, फिर हम लोगों के पास आई। तो दिस इज ऑल अबाउट द, आप समझिए, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल पर। तो मेरा आई होप कि ये सब समझ गए होंगे आप कि कैसे बायोरिएक्टर्स में इसको ग्रो किया जा रहा है, फिर बायोरिएक्टर से कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट को अलग किया जा रहा है, फिर प्योरीफाई किया जा रहा है, फिर उसका टेस्टिंग की जा रही है, फिर टेस्टिंग करके फिर उसकी पैकेजिंग हो रही है, फिर पैकेजिंग होकर वो वैक्सीन या वो प्रोडक्ट या वो एंटीबायोटिक्स तब बाहर आ रही है। तो दिस इज द ऑल प्रोसेस अबाउट द बायोरिएक्टर्स एंड डाउन स्ट्रीम। थैंक यू वेरी मच।